हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी पीएसआई और ऑप्शनल की डिस्कशन को। हम लोग बात कर रहे थे कि नॉर्मेटिव अप्रोच जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसका री इमर्जेंस जब होता है तो हमें कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरीज के अंदर नॉर्मेटिव अप्रोच की झलक देखने को मिलती है। और हमने काफ़ी बार डिस्कस करा है कि नॉर्मेटिव अप्रोच की झलक हमें कुछ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरीज जैसे जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर देखने को मिलती है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था सीबी मैकफर्सन की थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, अगेन जिसके अंदर एक नॉर्मेटिव अप्रोच, नॉर्मेटिव फिलॉसफी शामिल है। अब यहाँ पर राइटर हमसे बोल रहे हैं कि नॉर्मेटिव अप्रोच की झलक आपको कुछ स्कॉलर्स की राइटिंग्स में भी देखने को मिलती है, लाइक डॉर्किन और अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन के बारे में तो आप जब इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स के बारे में जब आप प्रिपरेशन करते हो जनरल स्टडीज़ में, तो आपने सुना होगा। हम अमर्त्य सेन के बारे में अगले लेक्चर में डिटेल तरीके से डिस्कस करेंगे कि अमर्त्य सेन जी की कुछ राइटिंग्स विच आर रिलेटेड टू इकोनॉमी, या फिर अमर्त्य सेन ने क्या कभी कुछ पॉलिटिकल थॉट या पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में कुछ बोला है क्या, या उनके खुद के कुछ राजनीतिक विचार हैं जो कि आइडियलिस्ट हों, जो कि एक बेटर तरीके से देश को आगे लेकर जा सकें। ये सारी बातें हम डिकोड करेंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम डिटेल्ड तरीके से जानते हैं डॉर्किन की राइटिंग्स को, डॉर्किन की पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलॉसफी, और उनकी पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर नॉर्मेटिव अप्रोच की झलक को, यानी कि उनके आइडियलिज्म की टेंडेंसी को हम समझते हैं इस लेक्चर के अंदर। डॉर्किन के बारे में जर्नली बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं विद रिस्पेक्ट टू पीएसआईआर। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आप डॉर्किन के बारे में जानो, लेकिन अगर आपको कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल थ्योरीज के बारे में कुछ क्वेश्चन आ जाए कि कैसे नॉर्मेटिव अप्रोच या आइडियलिज्म का रीसर्जेंस, री इमर्जेंस आपको कुछ कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल थ्योरीज एंड फिलोसफीज, कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल थिंकर्स के पॉलिटिकल थॉट एंड आइडियाज़ के अंदर देखने को मिलता है, तो जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में तो सभी स्टूडेंट्स लिख लेंगे। काफ़ी हद तक कुछ सीरियस एस्पिरेंट सीबी मैकफर्सन की थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में भी लिख लेंगे। लेकिन डॉर्किन और अमर्त्य सेन को लेकर बहुत कम स्टूडेंट्स के पास मटेरियल होगा, या उनके पास नोट्स होंगे, या उन्होंने शायद से डॉर्किन या अमर्त्य सेन की पॉलिटिकल थ्योरी, फिलॉसफी एंड देयर नॉर्मेटिव अप्रोच इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, क्योंकि जनरली लोग अमर्त्य सेन के बारे में विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक्स ही जानते हैं। और डॉर्किन का नाम, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो सुन भी नहीं रखा होता है। तो मैं आपको डिटेल्ड तरीके से एक एक्स्ट्रा एज देता हूँ इस लेक्चर में। आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी आंसर राइटिंग में अपनी, कि कैसे आपको नॉर्मेटिव अप्रोच इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरीज के अंदर जब आप अपना कुछ आंसर एड्रेस करोगे, तो आप उसके अंदर अपार्ट फ्रॉम सीवी मैकफर्सन एंड जॉन रॉस की थ्योरी ऑफ जस्टिस के अलावा आप डॉर्किन का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहले डॉर्किन भाई साहब के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे सीवी मैकफर्सन के बारे में मैंने उनकी बेसिक लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताई थी, तो आप डॉर्किन के बारे में भी कुछ चीज़ें जान लो। डॉर्किन का पूरा नाम जो है ना, वो है रोनाल्ड माइल्स डॉर्किन। क्योंकि अगर आप गूगल क्रोम पे सिर्फ डॉर्किन लिखोगे तो डॉर्किन नाम से बहुत सारे आपको स्कॉलर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि वेरियस स्कॉलर्स वेरियस फील्ड्स के हमें गूगल बता रहा है, गूगल क्रोम बता रहा है कि डॉर्किन नाम का कोई बंदा है, लेकिन कौन से डॉर्किन के बारे में हमें अपनी पीएसआईआर के अंदर जानना है। यानी कि देखो, राइटर ने तो सिर्फ यहाँ पर इतनी बात बोलकर छोड़ दी कि नॉर्मेटिव अप्रोच हैज़ बीन फाउंड इन कंटेम्प्रेरी थ्योरीज लाइक राइटिंग्स ऑफ डॉर्किन एंड अमर्त्य सेन। चलो, अमर्त्य सेन को तो सब जानते हैं, लेकिन डॉर्किन जब आप गूगल क्रोम पे डालोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन से डॉर्किन के बारे में बात हो रही है। इसलिए मैं आपको इनका पूरा नाम दे रहा हूँ, रोनाल्ड माइल्स डॉर्किन। ये थे कौन? सबसे पहले तो याद रखना, इनकी जो कंट्री है डेट इज यूएसए, अमेरिका। तो ये अमेरिका के अंदर एक अमेरिकन लीगल फिलोसफर थे। अब जहां पर बात आई गई है कि इनके नाम के साथ एसोसिएटेड हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, फिलोसफर थे,
तो यानी कि इनकी जो राइटिंग्स हैं उसके अंदर फिलोसफिकल एंगल होगा, और जहाँ पर भी फिलोसफिकल वर्ड आ जाता है तो हमने बहुत अच्छी तरीके से एथिक्स की क्लासेस में और अभी तक पीएसआई की क्लासेस में इतना अच्छी तरीके से हम समझ चुके हैं कि फिलॉसफी डील्स अबाउट मोरालिटी, फिलॉसफी टॉक्स अबाउट आइडियलिज्म, फिलॉसफी टॉक्स अबाउट व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड, फिलॉसफी का लेना देना है एथिक्स के साथ, फिलॉसफी का लेना देना है उन चीज़ों के साथ जो कि अभी तो वास्तविकता से मेल नहीं खाती हैं, वो रियलिटी में अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम उनको अचीव करने के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं, यानी कि हम एक विजनरी अप्रोच रख रहे हैं। कुल मिलाकर 100 बातों की एक बात, जब भी फिलॉसफी वर्ड आ जाता है हमारे सामने तो यानी कि वहाँ पर कहीं ना कहीं संभावना है। संभावना क्या मतलब, ऐसा होता ही है कि आइडियलिज्म के बारे में बात हो रही है, या तो उसके साथ एसोसिएटेड जो कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मेटिव अप्रोच, उसके बारे में बात हो रही होगी। तो अगर ये अमेरिकन लीगल फिलोसफर है तो जाहिर सी बात है दिव्या, इन्होंने लॉ की दिशा में, कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ दिशा में अपने कुछ ओपिनियन दिए होंगे, अपने कुछ थॉट प्रेजेंट करे होंगे ना, कि ऐसी ऐसी चीज़ें जुडिशरी के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर, लीगल प्रैक्टिसेस के अंदर चलती हैं जो कि थोड़ी सी गड़बड़ी वाली है, जिनके अंदर गड़बड़ी है, हमें उनको कुछ सॉल्यूशंस के साथ एड्रेस करना चाहिए, है ना दिव्या? ऐसे ही बोला होगा इन्होंने, राइट? क्योंकि ये एक फिलोसफर है। तो ये एक लीगल फिलोसफर थे जो कि अमेरिका के साथ एसोसिएटेड थे। इसके अलावा ये खुद भी एक ज्यूरिस्ट थे, ठीक है, आप इनको जज भी कह सकते हो। तो ये एक ज्यूरिस्ट थे और ये एक बहुत नामी स्कॉलर माने जाते हैं। ये एक बहुत नामी स्कॉलर माने जाते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड है इन यूएसएस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अमेरिका में जिस तरीके से जो जजेस होते हैं वो कोई भी जजमेंट जो डिलीवर करते हैं, तो जजेस का काम क्या होता है? लॉ को बनाना या फिर लॉ को इंटरप्रेट करना। तो हम जानते हैं कि जुडिशरी कभी भी लॉ को तो बनाता नहीं है, सिर्फ उसका काम होता है लॉ को इंटरप्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू एनी कंट्री, है ना, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी है। तो सिमिलरली अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अमेरिका एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक कंट्री है, संविधान है अमेरिका का, एंड दैट टू रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वहाँ पर एक ऐसे स्कॉलर थे जिन्होंने इस चीज़ की तरफ अपना योगदान दिया था कि जो जुडिशरी है वो लॉस को कैसे इंटरप्रेट करता है, जुडिशरी के अंदर जो जजेस बैठे हैं वो कैसे लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, उस दिशा में इन्होंने अपने कुछ फिलोसफिकल थॉट जो हैं वो प्रेजेंट करे थे, ठीक है। इसके अलावा कुछ बेसिक बातें ऐसी हैं जो कि मतलब आपको जाननी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो ये बेसिकली न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी थे और थोड़े टाइम के लिए ये लंदन के जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है लंदन का, उसके अंदर प्रोफेसर भी रहे थे ज्यूरिस्प्रूडेंस की, यानी कि लीगल स्टडीज़ के डोमेन में, लॉ के दायरे में इन्होंने पूरी ज़िंदगी अपना रिसर्च वर्क करा। और ये यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अंदर थोड़े टाइम के लिए लंदन भी गए थे ये, बाकी टाइम ये अमेरिका में बच्चों को पढ़ाते भी थे यूनिवर्सिटी में विद रिस्पेक्ट टू जुडिशरी, विद रिस्पेक्ट टू ज्यूरिस्प्रूडेंस के जजेस जो हैं उनको कैसे बिहेव करना चाहिए, और इन्होंने अपनी फिर खुद की थ्योरी दी थी। अब मैं आपको एक बेसिक बात बता देता हूँ ज़रा, इनकी राइटिंग्स के अंदर हमें नॉर्मेटिव अप्रोच या आइडियलिज्म की झलक कैसे मिलती है, उसके बारे में डिटेल तरीके से बताने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या है कि जब रोनाल्ड माइल्स डॉर्किन का नाम आता है ना, तो आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि सर जैसे आपने यहाँ पर हमें अलग अलग थिंकर्स की थ्योरीज बताई, जैसे सीवी मैकफर्सन का जब नाम आता है तो उनकी सबसे पॉपुलर थ्योरी आप जान चुके हो कि थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी है। जॉन रॉल्स का जब नाम आता है तो आप जान चुके हो कि जॉन रॉल्स की सबसे फेमस थ्योरी है थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब यहाँ पर राइटिंग्स क्यों वर्ड गिवन है, इनकी थ्योरी के नाम क्यों नहीं गिवन है? क्या ये जो मटेरियल जिसने बनाया है, क्या वो आलस कर रहे थे, उन्होंने एक्सेट्रा लिख दिया यहाँ पर और राइटिंग्स लिखकर छोड़ दिया? क्या वो 2 मिनट का टाइम निकालकर प्रॉपर तरीके से अमर्त्य सेन और डॉर्किन की थ्योरी का नाम नहीं लिख सकते थे क्या? तो देखो एज सच ना, अमर्त्य सेन और डॉर्किन सिर्फ आप उनको स्कॉलर्स कह सकते हो, उन्होंने बेसिकली कोई ऐसा थ्योरी नहीं दी है।
लेकिन जब उनकी रिसर्च वर्क को कोई पर्सन पढ़ते हैं, दूसरे स्कॉलर्स ने जब डॉर्किन और अमर्त्य सेन को जब स्टडी करा, फिलहाल हम डॉर्किन के बारे में इस लेक्चर में बात करते हैं, अमर्त्य सेन के बारे में अगले लेक्चर में बताऊंगा मैं आपको डिटेल तरीके से। फिलहाल आप अपना फोकस डॉर्किन पे रखो। तो डॉर्किन के काम को, डॉर्किन की स्कॉलरली वर्क को जब दूसरे स्कॉलर्स ने स्टडी करा, तो वो एक टर्म यूज़ कर देते हैं कभी कभार कि डॉर्किन की जो थ्योरी है, जो कि एक फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड है, नॉर्मेटिव अप्रोच के ऊपर बेस्ड है, आइडियलिज्म की टेंडेंसी के ऊपर बेस्ड है, तो वो कह देते हैं दूसरे स्कॉलर्स के डॉर्किन की थ्योरी जो है तो इट इज़ थ्योरी ऑफ लॉ। बट आप इसको यूज़ कर रहा हो आंसर के अंदर या ना कर रहा हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके मार्क्स कट जाएंगे या फिर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। मतलब ये एक न्यूट्रल चीज़ है। लेकिन थ्योरी ऑफ लॉ जो है, आप इसको थ्योरी नहीं कह सकते हो। आप सिंपल तरीके से, जो मैंने आपको बेसिक नॉलेज के अंदर बताया ना रोनाल्ड माइल्स डॉर्किन के कॉन्टेक्स्ट में, कि ये एक अमेरिका के लीगल फिलोसफर थे, ज्यूरिस्ट थे, ठीक है, और स्कॉलर थे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में, जिनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, इनके वर्क को रिकॉग्नाइज करा गया है। तो जब लॉ की फील्ड में काम कर रहे हैं तो दूसरे स्कॉलर्स ना इनके ऊपर कमेंट कर देते हैं कि ये थ्योरी ऑफ लॉ को बेसिकली इन्होंने एक नई दिशा दी थी और इन्होंने थ्योरी बनाई थी, थ्योरी ऑफ लॉ। मतलब इनकी थ्योरी पूरी तरीके से लॉ के बारे में, ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में, जुडिशरी के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बारे में, इसी की इर्द गिर्द घूमती है। तो आप इस वर्ड को चाहो तो यूज़ कर सकते हो, चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको ये जानना है कि सर डॉर्किन की राइटिंग्स अगर हम ना लिखना चाहें PSIR के आंसर राइटिंग के अंदर, और हम अपने आंसर के अंदर अगर यूज़ करना है, तो हम प्रॉपर अगर कोई थ्योरी आप अगर हमें बता सको तो आप थ्योरी ऑफ लॉ कह सकते हो डॉर्किन की पूरी की पूरी फिलोसफिकल वर्क को, उनके पूरे के पूरे पॉलिटिकल थॉट को। ठीक है, बस याद ये रखना, थ्योरी ऑफ लॉ आप इस्तेमाल कर लो, वो आपकी मर्जी, ना भी करो तो कोई ऐसा नहीं कि आपके मार्क्स कट जाएंगे। बस ये याद रखना कि क्योंकि एक फिलोसफर है तो ये फिलोसफिकल बेसिस पर कुछ आइडियलिस्टिक चीज़ों के बारे में, कुछ नॉर्मेटिव चीज़ों के बारे में, कुछ सुधार के बारे में, कुछ विजनरी अप्रोच के साथ ही जुडिशरी के संदर्भ में, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के संदर्भ में कुछ चीज़ें बताएंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं रोनाल्ड माइल्स डॉर्किन की पॉलिटिकल थ्योरी को, ठीक है, जो कि थ्योरी ऑफ लॉ है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो थ्योरी ऑफ लॉ कहकर। इनकी जो थ्योरी है, डॉर्किन की जो पॉलिटिकल थ्योरी है, इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये याद रखना कि इनकी थ्योरी को डिस्क्राइब करा जाता है एज लिबरल इगैलिटेरियनिज्म। मतलब आप ऐसा भी कह सकते हो कि अपने वर्क के अंदर, अपने स्कॉलरली वर्क के अंदर, जो रोनाल्ड डॉर्किन है वो लिबरल इगैलिटेरियन प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। अब लिबरल वर्ड से तो आपको साफ तरीके से पता है, यहाँ पर बात हो रही है इंडिविजुअल को सेंट्रल पार्ट में रखते हुए इंडिविजुअल की लिबर्टी के बारे में, इंडिविजुअल की फ्रीडम के बारे में। जो इगैलिटेरियनिज्म है, इसका मतलब होता है, यहाँ पर बात हो रही है इक्वालिटी के बारे में। तो अब हमें समझना ये पड़ेगा कि ये किस चीज़ के बारे में अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, कि क्या ये ऐसा बोल रहे हैं कि सभी इंडिविजुअल्स के पास लिबर्टी, इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पुटिंग देयर कंप्लेंट्स इन फ्रंट ऑफ जुडिशरी, या फिर कानून बनाने वाले लोग जो हैं उन्होंने कानून अगर अच्छे तरीके से नहीं बना रखा है, क्या ये जुडिशरी का काम है उसको इस तरीके से इंटरप्रेट करा जाए, उसमें सुधार लेकर आया जाए कि सभी को इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो मिले, सभी इंडिविजुअल के पास लिबर्टी और फ्रीडम हो कि कुछ चीज़ें अगर उनको कानून के संदर्भ में गलत लग रही है तो वो उसके लिए आवाज़ उठा सकें। तो ये कहना क्या चाहते थे, इसको अब हम डिटेल तरीके से जानते हैं। इतना तो आप समझ गए हो कि इनकी जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो लिबरल इक्वालिटेरियन नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब इनकी थ्योरी का जो कोर आइडिया, या जिसको आप इनका सेंट्रल आइडिया कह सकते हो, उसके बारे में अब आपको समझना पड़ेगा। तो रोनाल्ड माइल्स डॉर्किन का सेंट्रल आइडिया जो अपनी पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर है, वो इस बात के ऊपर
रिवॉल्व करता है कि डॉर्किन कहते हैं दो चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे से कभी भी सेपरेट नहीं करी जा सकती हैं. ऑन वन हैंड डॉर्किन टॉक्स अबाउट इक्वालिटी. ऑन अनदर हैंड डॉर्किन टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल राइट्स. और दोनों को कंबाइन करते हुए डॉर्किन हमें ये बोलते हैं कि इक्वालिटी और इंडिविजुअल राइट्स जो हैं वो इनसेपरेबल है. वो एक दूसरे से कभी सेपरेट नहीं करे जा सकते हैं. जहाँ पर मानव अधिकारों की बात हो रही है तो इक्वालिटी वहाँ पर होगी, और जहाँ पर इक्वालिटी की बात है तो वहाँ पर डॉर्किन कहते हैं कि उनके विचारों के अनुसार कि इक्वालिटी शुड ऑलवेज come into picture when we are talking about individual rights. और डॉर्किन इस इक्वालिटी और इंडिविजुअल राइट्स को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं अपनी थ्योरी ऑफ लॉ के अंदर, अपने विचारों के अंदर, अपने वर्क के अंदर, कि वो एक बात ये भी बोलते हैं कि दीज टू प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड लॉ ये इनसेपरेबल हैं. आप ये तो जान गए. इसके अलावा वो ये कहते हैं दीज टू आर मतलब दे शुड बी, ऐसा होना चाहिए. अब देखो शुड बी का एस्पेक्ट आ गया तो इसलिए हम इनकी वर्क को नॉर्मेटिव अप्रोच या आइडियलिज्म के ऊपर एक रिसर्च वर्क हम इनको मानेंगे, है ना. तो डॉर्किन कहते हैं कि इक्वालिटी और इंडिविजुअल राइट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि दे शुड बी एट द हार्ट ऑफ जस्ट, लीगल एंड पॉलिटिकल सिस्टम. कि किसी भी देश के अंदर जब एक पॉलिटिकल सिस्टम आ रहा है या फिर लीगल सिस्टम के बारे में बात हो रही है, वो जस्ट होना चाहिए, जस्टिस के बेसिस पे डिज़ाइन होना चाहिए. और वो होगा कैसे डिज़ाइन? एक देश का लीगल या पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पर इक्वालिटी और इंडिविजुअल के राइट्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करा जाएगा, और देश की कानूनी व्यवस्था के अंदर, राजनीतिक व्यवस्था के अंदर जो कि जस्टिस के बेसिस पर ऑर्गेनाइज होगी, वहाँ पर इक्वालिटी और इंडिविजुअल राइट जो हैं वो उसका सेंट्रल पार्ट होना चाहिए, वो उसका हार्ट होना चाहिए. जैसे आपको पता होगा, आप एम लक्ष्मीकांत के अंदर जैसे पढ़ते हो, हमारे देश में 7 फंडामेंटल राइट थे ओरिजिनली, अब 6 हैं. तो उसमें जो लास्ट फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इस फंडामेंटल राइट को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या बोला था कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अकॉर्डिंग ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, ये सारे फंडामेंटल राइट में से इनफैक्ट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का ये हार्ट एंड सोल है. बिकॉज दिस आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इट गिव्स यू सर्टेन रेमेडीज, इट गिव्स यू सर्टेन सॉल्यूशंस, कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आपके पास कुछ रेमेडीज या कुछ सॉल्यूशंस होने चाहिए जिसकी वजह से आप अपने फंडामेंटल राइट्स जो आपके वॉलेट हुए हैं उसको आप रिस्टोर करवा सको. एंड दैट रिस्टोरेशन पावर लाइज विद ईदर हाई कोर्ट्स या फिर सुप्रीम कोर्ट. जब वो इशू करेंगे रिट्स को, लाइक हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो एंड सर्शरी. तो ये आपने अच्छी तरीके से एम लक्ष्मीकांत में अपनी इंडियन पॉलिटी की प्रिपरेशन आपने जहाँ से भी करी हो, इतना तो आपने बेसिक सुना ही होगा अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो और फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक को अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर चुके हो, ईदर थ्रू NCERT या फिर एम लक्ष्मीकांत की बुक से. अब B.R. अम्बेडकर के अकॉर्डिंग जिस प्रकार से राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 भारत के संविधान का एक दिल है और एक आत्मा है,
यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिमिलरली अपनी पॉलिटिकल थ्योरी के संदर्भ में रोनाल्ड माइल्स डॉर्किन ये कहते हैं कि इक्वालिटी और जो इंडिविजुअल राइट है वो आपस में इतने ज़्यादा इनसेपरेबल है, इतने ज़्यादा एक दूसरे में घुल मिल रखे हैं कि देश शुड भी, सजेशन दे रहे हैं मतलब बेसिकली एक तरीके से, कि देश शुड बी एट द हार्ट ऑफ जस्ट लीगल एंड पॉलिटिकल सिस्टम। कि अगर किसी भी देश के अंदर कोई देश ये सोच रहा है कि हमें अपना एक लीगल और पॉलिटिकल सिस्टम बनाना है जो कि जस्ट हो, जस्टिस के बेसिस पर हो, तो वहाँ पर आप इन दो चीज़ों को उसका कोर पार्ट बनाओ, उसका हार्ट बनाओ, इक्वालिटी को और इंडिविजुअल राइट को, इंडिविजुअल के राइट्स को। दिव्या समझ में आया? इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो गए? पक्का क्लियर है सारी चीज़ें यहाँ तक? अभी तक आगे बढ़ूँ? ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद इन्होंने एक कॉन्सेप्ट ये भी दिया था, ठीक है, ये तो इनकी सेंट्रल आइडिया के बारे में बात हो गई डॉर्किन की। इसके अलावा इन्होंने कॉन्सेप्ट ये भी दिया था कि देयर शुड बी, इक्वालिटी के आइडिया को एक्सटेंड करते हुए कहते हैं कि देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। डॉर्किन इसी इक्वालिटी के आइडिया को एक्सटेंड करते हुए कहते हैं कि सोसाइटी में इंडिविजुअल्स के पास देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। और वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए ये कहते हैं कि एवरीवन शुड हैव एक्सेस टू रिसोर्सेज। ऐसा नहीं कि किसी के पास वो रिसोर्सेज हो, किसी के पास ना हो, ठीक है। और वो उन रिसोर्सेज का एक्सेस जो है वो लोगों के पास इसलिए होना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ के अंदर जो भी इंडिविजुअल ने कुछ प्लान्स जो चूज कर रखे हैं ना अपने लिए, कुछ ना कुछ लोग अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं कि हमें आगे जाकर 5 साल बाद, 10 साल बाद हम अपनी लाइफ को इस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं या ऐसा कुछ करना चाहते हैं, ज़िंदगी में ऐसा कुछ बनना चाहते हैं। तो इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज से होगा क्या कि लोग जो है अगर उनको इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज मिलेगा अपने देश के अंदर तो वो अपने ड्रीम्स को, अपने उन प्लान्स को, लाइफ के अंदर जिन चीज़ों को उनको चूज़ करना है उसको परस्यू कर सकेंगे, उसको फुलफिल कर सकेंगे, ठीक है। इसके अलावा डॉर्किन ये कहते हैं कि एक देश का लीगल और पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा भी होना चाहिए जहां पर सभी इंडिविजुअल्स जो हैं उनके लिए, सरकार के लिए सभी इंडिविजुअल्स का एक तो इक्वल कंसर्न होना चाहिए, ठीक है, और सभी इंडिविजुअल्स के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो आप समझ गए होंगे ये जो पॉइंट नंबर 3 है और 4 है ये कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है। अगर हम इक्वालिटी की बात करें और इंडिविजुअल के राइट्स की बात करें जो कि सेंट्रल आइडिया है रोनाल्ड माइल्स डॉर्किन की इस थ्योरी के अंदर, तो वो इक्वालिटी के आइडिया को एक्सटेंड करते हुए कहते हैं देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, और इंडिविजुअल राइट्स के आइडिया को एक्सटेंड करते हुए वो कहते हैं दैट देश के अंदर जो ये लीगल और पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ पर इक्वल कंसर्न देखनी चाहिए हमें और रिस्पेक्ट देखनी चाहिए इंसानों के लिए और इंसानों के अधिकारों के लिए। तो ये दोस्तों हो गई कुछ बेसिक बात और एक तरीके से एक समराइज वर्जन ऑफ रोनाल्ड माइल्स डॉर्किन की पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में, इनकी नॉर्मेटिव अप्रोच के बारे में। अब इनकी पूरी अप्रोच को, इनके वर्क को, इनकी थ्योरी ऑफ लॉ को ज़रा हम स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले तो इनकी थ्योरी के बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डॉर्किन के थ्योरी के अंदर कुछ कोर आइडियाज़ के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें जो सबसे पहला जो इनका आइडिया है दैट इज ही रिजेक्टेड लीगल पॉजिटिविज्म। डॉर्किन ने रिजेक्ट करा था लीगल पॉजिटिविज्म के आइडिया को। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों
कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म, क्या होता है ये आइडिया। यहाँ पर ये जो आइडिया है पॉजिटिविज्म का लीगल के डोमेन के अंदर, लॉ के डोमेन के अंदर, ये आइडिया हमें बताता है, सबसे पहले तो रिजेक्ट करा था वो हम बाद में जानेंगे, पहले आइडिया को डिस्कस करते हैं। आइडिया हमें ये कहता है कि लॉ जो है, कोई भी जो लॉ होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है। लॉ हमेशा जब किसी देश का बनता है तो वो सोशल रूल्स के बेसिस पर बनता है। अब ये चीज़ कैसे, दिव्या आपको याद होगा एथिक्स की क्लास के अंदर हमने बात करी थी कि देश किसी भी देश के अंदर जिस तरीके का सामाजिक व्यवस्था होती है उसी के बेसिस पर लॉज बनते हैं। तो एथिक्स की क्लास के अंदर हमने पढ़ा था ना कि सरोगेसी लॉ को जिस तरीके से इंडिया की सोसाइटी में इंटरप्रेट करा गया है, वेस्टर्न सोसाइटीज में उसकी अलग इंटरप्रिटेशन है, राइट। और इस वजह से हम सरोगेसी को नहीं चाहते कि कुछ देश की जो औरतें हैं वो इसे पैसा कमाने का एक ज़रिया समझ लें, क्योंकि हम बर्थ के कॉन्सेप्ट को या फिर प्रेगनेंसी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा स्पिरिचुअल नज़रों से देखते हैं, एक रिस्पेक्टफुल तरीके से देखते हैं। वो कोई कोख, जो एक औरत का जो गर्भ है, जो उसकी कोख है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो पैसे कमाने की मशीन है कि आप हाँ किसी से कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो बच्चा पैदा करवाने के लिए और आप मान गए और आपको पैसे मिल गए और बच्चा आपने उनके हाथ में सौंप दिया। सरोगेसी से रिलेटेड जो उससे इमर्ज होते हुए जो एथिकल इश्यूज आते हैं, जो एथिकल कंसर्न्स आते हैं, जो मॉरल डायलेमास एक इंडिविजुअल फेस कर सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने सरोगेसी के ऊपर जो हमारी इंटरप्रिटेशन है भारत के अंदर, सरोगेसी के ऊपर जो कानून है वो अलग तरीके से वर्क करता है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज। तो डॉर्किन कहते हैं कि लीगल पॉजिटिविज्म जो है वहाँ पर लॉ जो है वो सोशल रूल्स के ऊपर बेस्ड होता है। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है लीगल पॉजिटिविज्म का, वो यही कहता है कि लॉ जो है वो सोशल रूल्स के ऊपर चलता है और इसके अलावा वो सोशल प्रैक्टिसेस के ऊपर चलता है। अब यहां पर आप कहोगे कि सर ये तो बट ऑब्वियस ही बात है कि किसी भी देश के अंदर जो कोई भी कानून अगर बनेगा तो समाज की चीज़ों का, समाज के नॉर्म्स का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना। लीगल या फिर रिटन या फिर अनरिटन रूल्स विच एवरी मेंबर ऑफ अ सोसाइटी इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो, इसको हम नॉर्म्स कहते हैं, है ना। नॉर्म्स की डेफिनेशन यही होती है, मैंने आपको हज़ारों बार बताया, रिटन या फिर अनरिटन रूल्स विच एवरी मेंबर ऑफ अ सोसाइटी इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो। कोई भी लॉ किसी भी देश में सोसाइटी की नॉर्म्स को इग्नोर करता हुआ नहीं बन सकता, उसको तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर डॉर्किन जो है वो हमें ये समझा रहे हैं कि जब लॉ कंप्लीट तरीके से सोशल रूल्स एंड प्रैक्टिसेस के ऊपर बनाया जाता है, जो कि लीगल पॉजिटिविज्म की कोर थ्योरी है, इसके चलते डॉर्किन ये कहते हैं कि यहाँ पर ना लॉ एक चीज़ से परे हो जाता है। लॉ गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी। लॉ के अंदर ना बहुत बार फिर ऐसा होता है कि जब लॉ सोशल रूल्स एंड प्रैक्टिसेस के बेसिस पर डिज़ाइन करा जाता है तो उसके अंदर से मोरालिटी जो है वो खिंच जाती है, वो दूर हो जाती है, वो परे हो जाती है। और डॉर्किन ये कहते हैं, डॉर्किन के विचारों को अगर हम समझें तो वो ये कहते हैं लॉ मेकिंग के अंदर, ये जो लॉ मेकिंग की प्रक्रिया है इसके अंदर कंप्लीट तरीके से मॉरल प्रिंसिपल्स की झलक मिलनी चाहिए, दिखनी चाहिए। लीगल पॉजिटिविज्म जो है वो लॉ और मोरालिटी को अलग कर देता है। डॉर्किन ने इस लीगल पॉजिटिविज्म को इसलिए रिजेक्ट करा था, इसलिए क्रिटिसाइज करा था बिकॉज उनके अकॉर्डिंग लॉ एंड मोरालिटी अगेन इनसेपरेबल चीज़ है। लॉ मेकिंग की प्रक्रिया के अंदर कानूनी व्यवस्था जब बनाई जा रही है देश की, तो वहाँ पर मॉरल प्रिंसिपल्स का होना ज़रूरी है।
मॉरल प्रिंसिपल लॉ मेकिंग के अंदर जो है, डॉर्किन कहते हैं वो लॉ मेकिंग का एक इंटीग्रल पार्ट है, इनसेपरेबल पार्ट है। ये एक तरीके से लॉ मेकिंग का हार्ट है। ठीक है, तो ये डॉर्किन का आइडिया था कि इन्होंने लीगल पॉजिटिविज्म के आइडिया को क्यों रिजेक्ट करा, क्योंकि उनका ये मानना था लॉ अगर सिर्फ सोशल रूल्स और प्रैक्टिसेस के ऊपर बनेंगे और रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर मॉरल प्रिंसिपल्स को, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। यहाँ पर डॉर्किन इसी आइडिया के संदर्भ में एक बात दोस्तों और करते हैं जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। डॉर्किन कहते हैं कि जज जो जो भी जजेस होते हैं, जो भी किसी केस के अंदर सुनवाई करते हैं, अपनी जजमेंट देते हैं, ठीक है, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जजेस जब भी किसी लॉ को इंटरप्रेट कर रहे हो तो वो मोरालिटी के प्रिंसिपल्स का ध्यान रखें। अब अगर वो सारे केसेस में मोरालिटी को सारे केसेस के अंदर मोरालिटी का ध्यान नहीं रख सकते हैं, तो एटलीस्ट डॉर्किन कहते हैं जो हार्ड केसेस हैं उसके अंदर एटलीस्ट मोरालिटी का फ्लेवर जो है वो होना चाहिए, मॉरल प्रिंसिपल्स का फ्लेवर होना चाहिए व्हेन जजेस आर डिसाइडिंग वेरियस केसेस। अब हार्ड केसेस जो हैं ये वो केसेस हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर जो भी जजमेंट आएगी उससे इंडिविजुअल के राइट्स और इक्वालिटी प्रभावित हो सकती है। तो ऐसे केसेस को डॉर्किन हार्ड केसेस कहते हैं, क्योंकि डॉर्किन का आइडिया इसलिए मैंने आपको पहले बता दी ना, दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड है इनका सेंट्रल आइडिया, इक्वालिटी और इंडिविजुअल राइट्स। अगर कोई भी जो जुडिशियल के अंदर केस गया हुआ है उसकी जजमेंट जो जज देने वाले हैं उससे इक्वालिटी या इंडिविजुअल के राइट्स प्रभावित हो सकते हैं, ऐसे केसेस को डॉर्किन कहते हैं दीज आर हार्ड केसेस। और ऐसे केसेस के अंदर जजेस जो है उसके लिए एक सुझाव देते हैं डॉर्किन कि जजेस वाइल डिसाइडिंग द लॉ या उसकी इंटरप्रिटेशन, लॉ मेकिंग की प्रक्रिया तो चलो लेजिस्लेचर का पार्ट हो गई कि लॉ मेकिंग के अंदर मॉरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए, लेकिन डॉर्किन कहते हैं कि जजेस जब हार्ड केसेस को डिसाइड कर रहे होंगे, दोज केसेस विच आर इंपैक्टिंग द इक्वालिटी एंड इंडिविजुअल राइट्स, तो जजेस की उस लॉ की इंटरप्रिटेशन के अंदर भी मॉरल प्रिंसिपल्स की हमें झलक देखने को मिलनी चाहिए। भले ही चाहे जजेस सारे केसेस के अंदर जो वो पूरे दिन जो सुनवाई करते हैं, चाहे वो A to Z सारे केसेस के अंदर मोरालिटी के प्रिंसिपल को यूज में ना लेकर आ सकें, इट्स टोटली ओके, डॉर्किन कहते हैं। बट इन हार्ड केसेस दीज moral principles should be considered while interpreting various laws। ये जजेस के लिए बेसिकली एक सुझाव देते हैं वो। तो अगेन ये एक नॉर्मेटिव फिलॉसफी ही हुई, ये फिलॉसफी का पार्ट ही हुआ, आइडियलिज्म की चीज़ ही हुई कि ऐसा होता नहीं है लेकिन ऐसा होना चाहिए। और जो हम जानते हैं कि जो भी चीज़ हम कहते हैं कि ऐसी होनी चाहिए वो नॉर्मेटिव अप्रोच या आइडियलिज्म अप्रोच का पार्ट होती है। उसके बाद डॉर्किन कहते हैं, अगेन ये वाला पॉइंट भी जजेस के लिए ही है, डॉर्किन एक पॉइंट देते हैं, उसका उनका दूसरा आइडिया है अपनी थ्योरी के अंदर, लॉ एज इंटरप्रिटेशन। तो डॉर्किन इस आइडिया को एक्सटेंड करते हुए दोस्तों हमें ये बताते हैं, जब वो बोलते हैं कि लॉ एज इंटरप्रिटेशन वाला पॉइंट या उनका जो दूसरा आइडिया है अपनी थ्योरी के अंदर, डॉर्किन कहते हैं कि जब भी कोई भी कानून देश के अंदर बनता है तो जुडिशरी का काम होता है उसको इंटरप्रेट करने का। ठीक है, तो जजेस जो होते हैं, अगर हम डॉर्किन की बात माने तो डॉर्किन कहते हैं कि जजेस जो हैं वो ना हमेशा जब भी किसी लॉ को इंटरप्रेट करें, जज कभी भी किसी लॉ को अगर इंटरप्रेट करने का काम कर रहे हैं तो उनको हमेशा एग्जिस्टिंग लीगल मटेरियल्स के बेसिस पर किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करना चाहिए। एग्जिस्टिंग लीगल मटेरियल्स के बेसिस पर। अभी एग्जिस्टिंग लीगल मटेरियल्स क्या हैं डॉर्किन के अनुसार? तो डॉर्किन कहते हैं जो भी देश में
लेजिस्लेचर ने स्टैट्यूट्स बना रखे हैं, जो लॉ बना रखे हैं, जज ऐसा ना करे कि इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दे। एक बार ही समझने की कोशिश करे कि ये लॉ की ज़रूरत क्या है, या सरकार ने, देश के पार्लियामेंट ने, देश के लेजिस्लेचर ने इस लॉ को ज़रूरी लाना क्यों समझा। और दूसरी चीज़, डॉर्किन कहते हैं कि स्टैट्यूट्स के अलावा जजेस शुड डिसाइड एंड इंटरप्रेट द केस ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिडेंट्स। अब व्हाट इज दिस प्रेसिडेंट्स? मिसाल, ये मैंने आपको एम लक्ष्मीकांत के लेक्चर्स में कवर करवाया था कि बहुत बार ऐसा होता है कि पास्ट में कोई एक केस होता है, मान लो कि जुडिशरी की कोई एक बेंच बनी हुई है जिसके ऊपर जुडिशरी एक कानून को इंटरप्रेट कर चुकी है, तो फ्यूचर में अगर जजेस के सामने दोबारा से उस प्रकार का कोई केस आता है तो दे शुड कंसिडर दोज मिसाल, दोज एग्जाम्पल्स ऑफ द पास्ट, दोज प्रेसिडेंट्स। और डॉर्किन कहते हैं कि जजेस जब लॉ को इंटरप्रेट कर रहे होंगे ऑन द बेसिस ऑफ लीगल मटेरियल्स लाइक स्टैट्यूट्स एंड प्रेसिडेंट्स, तो वहां पर मोरालिटी के फ्लेवर को उनको थोड़ा सा मिक्स करना चाहिए अपनी इंटरप्रिटेशन के अंदर, अपनी लॉ के इंटरप्रिटेशन के अंदर। ये था इनका आइडिया, लॉ एज इंटरप्रिटेशन। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि डॉर्किन जो है वो इक्वालिटी के आइडिया को एक्सटेंड करते हुए इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं, राइट। तो ये डॉर्किन की पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ लॉ का इनका तीसरा कोर आइडिया होता है, दैट इज इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, जिसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर डॉर्किन, मैंने आपको ऊपर बता चुका हूँ वैसे मैं, कि वो बोलते हैं कि इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज का एक्सेस सबके पास होना चाहिए ताकि लोग ज़िंदगी में जो भी अपने लिए प्लान्स चूज़ कर रहे हैं वो उसको परस्यू कर सके। अगर इक्वालिटी होगी नहीं रिसोर्सेज की तो कुछ लोग उससे वंचित रह जाएंगे और कुछ लोगों को बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। तो ये कंसेप्ट हमें ये बताता है, डॉर्किन कहते हैं, डॉर्किन के अकॉर्डिंग, कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए वो एकदम फेयर प्रिंसिपल के बेसिस पर होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पर इंडिविजुअल्स जो हैं वो इस इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज के चलते अपने गोल्स को परस्यू कर सकें, ठीक है, और उनको किसी भी प्रकार का, कुछ गिने चुने इंडिविजुअल्स को किसी भी प्रकार का कोई हार्म नहीं हो, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डॉर्किन बात करते हैं चौथे कोर आइडिया की, दैट इज इंडिविजुअल के राइट्स के संदर्भ के अंदर। जैसे इक्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर इन्होंने इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात करी, इंडिविजुअल राइट्स जो कि इनका सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, विच शुड बी एट द हार्ट ऑफ जस्ट लीगल एंड पॉलिटिकल सिस्टम, उसके चलते ये बोलते हैं देयर शुड बी डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। तो डॉर्किन की थ्योरी हमें ये बताती है इंडिविजुअल्स जो हैं वो डिग्निटी और रिस्पेक्ट जो है दोस्तों वो डिजर्व करते हैं, वो डिजर्व करते हैं उस चीज को। अब क्योंकि वो डिजर्व करते हैं तो देश के अंदर कोई भी कानून ऐसा बनना चाहिए जो कि इंडिविजुअल्स की दो चीजों को प्रोटेक्ट कर सके। और डॉर्किन इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर बोलते हैं कि एक तो वो लॉ प्रोटेक्ट करे इंडिविजुअल्स की ऑटोनॉमी को, उनकी फ्रीडम को, और दूसरा इंडिविजुअल्स की सेल्फ रिस्पेक्ट को। ऐसा देश के अंदर कोई भी लॉ बनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला कोर आइडिया डॉर्किन की थ्योरी के अंदर, डॉर्किन एक प्रकार से दोस्तों क्रिटिसाइज करते हैं, एक तो उन्होंने लीगल पॉजिटिविज्म के आइडिया को क्रिटिसाइज करा, इसके अलावा डॉर्किन ने एक फेयर क्रिटिसिज्म जो प्रेजेंट करी वो प्रेजेंट करी ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ
ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। और जिस पॉइंट पर यूटिलिटेरियनिज्म को क्रिटिसाइज करा गया है, डॉर्किन का भी आइडिया कुछ वैसा ही है। मतलब पास्ट में जैसा कि हमने सुना था कि कुछ स्कॉलर्स ने, कुछ पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने यूटिलिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज करा है, तो डॉर्किन का आइडिया भी कुछ क्रिटिसिज्म का वैसा ही है। यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इट इज़ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मासेस। डॉर्किन लेकिन ये कहते हैं कि जब हम ओवरऑल हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मासेस ना, इसके चलते हो क्या सकता है, इट कैन लीड टू द निग्लेक्ट ऑफ it can lead to the neglect of individual rights एंड फेयरनेस। कुछ लोगों के जो राइट्स हैं, कुछ लोगों को जो फेयर तरीके से वो राइट्स मिलने चाहिए, वो उनसे वंचित रह जाएंगे। बिकॉज मैंने आपको बताया है, यूटिलिटेरियनिज्म जो थ्योरी है जेरेमी बेंथम वाली, जो उसके सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं देयर शुड बी ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मासेस। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर किसी जगह पर 100 लोग हैं और 99 का अगर उनमें से भला हो रहा है तो ये चीज़ ठीक है, लेकिन उस एक इंडिविजुअल का क्या हम इसकी राइट को, इसकी लिबर्टी को हार्म कर सकते हैं क्या, सेक्रीफाइस कर सकते हैं क्या, सिर्फ ये कहते हुए कि 99 का तो भला हो गया ना। यहाँ पर अगर एक इंडिविजुअल का अगर नुकसान हो भी गया तो क्या हो गया। लेकिन यूटिलिटेरियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो उसकी फिलॉसफी है, जो ये पॉलिटिकल थॉट है, फिलोसफिकल थॉट है, इसके क्रिटिसाइजर्स, इसके क्रिटिक यही कहते हैं कि ये एक इंडिविजुअल भी लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर यूटिलिटेरिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो बेकार है। उसके अलावा डॉर्किन दोस्तों बात करते हैं डेमोक्रेसी और राइट्स के बारे में, डेमोक्रेसी को लिंक करते हुए इंडिविजुअल के राइट्स के बारे में। डॉर्किन यहां पर ये कहते हैं साफ तरीके से कि जो ट्रू डेमोक्रेसी होती है, अगर कोई अच्छी और सच्ची लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी रूल नहीं होना चाहिए, उससे कुछ नहीं होगा। वहां पर जो रूल हो वो कैसा भी हो, बस वो ये इंश्योर कर सके तो बात बनेगी डैट इंडिविजुअल के राइट्स को और उनकी इक्वालिटी को प्रोटेक्शन मिले। इंडिविजुअल के राइट्स को और उनकी इक्वालिटी को, क्योंकि यही दोनों सेंट्रल आइडियाज हैं डॉर्किन की अप्रोच के अंदर, इक्वालिटी एंड इंडिविजुअल राइट्स। इनको प्रोटेक्शन मिले तो वो डेमोक्रेसी असली में डेमोक्रेसी है, वरना तो वो डेमोक्रेसी बेकार है। तो दिव्या, यहां तक बात समझ में आई डॉर्किन की? ठीक है। उसके अलावा दोस्तों कुछ स्पेसिफिक बात भी डॉर्किन करते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, इनके कुछ आइडियाज़ के बारे में। हम सारे, क्योंकि किसी भी टॉपिक को हम कम्प्लीटली ही कवर करते हैं तो वो आइडियाज़ भी हम छोड़ेंगे नहीं बात के लिए, क्योंकि डॉर्किन एज अ थिंकर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये तो सिर्फ आपकी एक आंसर राइटिंग में एक्स्ट्रा एज देने के लिए इस टॉपिक को मैं डिटेल तरीके से कवर करवा रहा हूँ। डॉर्किन ने लॉ को देखा, लॉ को कैसे इंटरप्रेट करा। डॉर्किन के अकॉर्डिंग डॉर्किन ने लॉ को देखा कि लॉ
इंटेग्रिटी। कहने का मतलब ये है, डॉर्किन कहते हैं, एक कोर कॉन्सेप्ट देते हैं वो कि लॉ एज इंटेग्रिटी, ये कॉन्सेप्ट था डॉर्किन की थ्योरी के अंदर, थ्योरी ऑफ लॉ के अंदर। डॉर्किन इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि ये जो लीगल सिस्टम है ना इंटरप्रिटेशन का, लीगल इंटरप्रिटेशन का का पूरा जो सिस्टम है वो एक फुल स्टॉप नहीं है, वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर मैं इजी तरीके से आपको बताऊं, देखो जुडिशरी के अंदर बैठे हुए जो जजेस है ना, वो ना किसी भी लॉ को जब इंटरप्रेट करते हैं तो वो एक टाइम पर करते हैं। चलो उन्होंने लॉ को इंटरप्रेट कर लिया, वो उस टाइम ड्यूरेशन के लिए एक पर्टिकुलर वक्त और ज़माने के हिसाब से वो इंटरप्रिटेशन ठीक हो गई। लेकिन जब देश के अंदर हालात बदलते हैं, देश अगर बैकवर्ड सोसाइटी से मॉडर्निटी की तरफ मूव कर रहा है, तो देर इज़ अ रिक्वायरमेंट कि लॉ को दोबारा से इंटरप्रेट करा जाए। तो डॉर्किन कहते हैं लॉ को वो इंटेग्रिटी, लॉ को एज अ इंटेग्रिटी वो इसलिए मानते हैं, या फिर इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, डॉर्किन ये कहना चाहते हैं कि जो जुडिशरी का प्रोसेस है इंटरप्रिटेशन का, वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस होना चाहिए, जहाँ पर लीगल सिस्टम जो है वो कॉन्टिन्यूसली मोल्ड होता रहे जजेस की इंटरप्रिटेशन के थ्रू। जो लॉ मेकिंग की प्रक्रिया है उसको भी एक शेप मिलती रहनी चाहिए। नए नए सोसाइटी के अंदर जब स्ट्रक्चर्स आते हैं, सोसाइटी जब नई बात अपनाती है, वक्त और ज़माना और हालात जब चेंज होते हैं किसी भी देश के अंदर, तो कानून भी तो नए नए बनते हैं। तो उसी के संदर्भ में डॉर्किन ये कहते हैं, जब कानून नए नए बनते हैं वक्त, हालात और ज़माने के हिसाब से, जैसे ही बदलता है वो किसी देश के अंदर, तो लीगल इंटरप्रिटेशन भी बदलनी चाहिए। ठीक है। तो डॉर्किन ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ जो देश के अंदर जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं, एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल्स हैं, सिर्फ आप उसको अप्लाई कर दो और हमेशा के लिए उसको फिक्स कर दो, निर्धारित कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। हमेशा सोसाइटी के कंट्री के अंदर जो जुडिशरी है वो लीगल सिस्टम को इंटरप्रेट करते हुए वैल्यूज़ के ऊपर काम करें, एथिक्स के ऊपर काम करें, मोरालिटी के ऊपर काम करें, इंटेग्रिटी के ऊपर काम करें। दी शुड बी कॉन्टिन्यूसली, दी शुड बी ऑफ कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग नेचर। ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक थीसिस दी थी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इनकी थ्योरी के अंदर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है स्कॉलर्स के पर्सपेक्टिव से, और उस थीसिस का नाम है द राइट आंसर थीसिस। द राइट आंसर थीसिस। डॉर्किन ये मानते हैं कि बड़े सारे जब लीगल डिस्प्यूट्स हो आते हैं जुडिशरी के सामने, तो जज जो है, हमेशा जज को एक चीज फाइंड करनी चाहिए। क्या चीज फाइंड करनी चाहिए? राइट आंसर। राइट आंसर का मतलब ये है कि इस केस में दो पार्टीज हैं, एक को जीतना है, एक को हारना है। राइट जजमेंट जज क्या दे कि जिसको न्याय मिलना चाहिए उसको न्याय मिल जाए, और जिसको केस को हारना चाहिए वो केस हार जाए। जज अपनी मर्जी से कोशिश ना करे किसी को जितवाने की, किसी को हरवाने की। वो अपने आप को भगवान ना समझ बैठे कि मेरी तो जो स्याही है, मेरी जो कलम है, मेरा जो पेन है, मैं तो दूसरा भगवान हूँ पृथ्वी के ऊपर, मैं तो जो भी लिख दूंगा, मैं किसी को जेल भिजवा सकता हूँ, किसी को उम्र कैद करवा सकता हूँ, किसी को फांसी दे सकता हूँ। ऐसे काम नहीं करना चाहिए जजेस को, क्योंकि जैसा कि अभी तक हमने सीखा है डॉर्किन की थ्योरी के अंदर, इस लेक्चर के अंदर, जजेस की जजमेंट के अंदर मॉरल प्रिंसिपल्स की झलक होनी चाहिए। उसी के संदर्भ में डॉर्किन कहते हैं कि देयर इज़ अ राइट आंसर थीसिस, कि बहुत सारे लीगल डिस्प्यूट्स के अंदर एक राइट आंसर छुपा होता है जो कि जज को डिस्कवर करना चाहिए, और वही राइट आंसर जज की राइट जजमेंट बनेगी। अब ये जो राइट आंसर है, डॉर्किन कहते हैं कि जज को, जुडिशरी को, ये देश के किसी भी स्टैट्यूट के अंदर या पहले जो जुडिशरी के सामने केसेस आ रखे हैं उन मिसालों के अंदर नहीं मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जज जो है हमेशा हर केस के अंदर जो है वो किसी कानून को इंटरप्रेट करने का काम करे, या फिर
जब वो इंटरप्रेट कर रहा है जज कानून को, तो हमेशा किसी ना किसी एक मिसाल का सहारा ले ले, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सारे केसेस पास्ट में हो चुके हों। पास्ट में जो चीज़ जाती है वो कभी ना कभी प्रेजेंट का पार्ट तो होती है ना। तो इसलिए डॉर्किन कहते हैं कि ये जो स्टैच्यूट्स हैं और जो प्रेसिडेंट्स हैं, बहुत बार जजेस जो हैं वो एक डायलेमा फेस करेंगे कि उनको कानूनी व्यवस्था के अंदर या किसी एक जुडिशरी की मिसाल के अंदर, पास के केसेस के अंदर जो उनके सामने फ्रेश केस आया है, उसकी कोई भी झलक उनको नहीं मिलेगी। बट जजेस का काम ये कि जब भी उनके सामने ऐसा कोई फ्रेश केस आ रखा है, तो उसके लिए वो एक केयरफुल तरीके से उस केस को इंटरप्रेट करने का काम करें, वो अपनी केयरफुल इंटरप्रिटेशन करें और राइट आंसर तक, राइट जजमेंट तक वो बेसिकली पहुंचने की कोशिश करें उस पर्टिकुलर केस के अंदर, ताकि जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं और जो वैल्यूज़ हैं, स्पेशली जो मोरालिटी का एंगल है, वो जजेस की जजमेंट में साफ तरीके से हमें देखने को मिले। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, लास्ट चीज़ जो डॉर्किन हमें बताते हैं अपनी थ्योरी के अंदर, डॉर्किन कहते हैं कि इन्होंने एक चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, वो है रोल ऑफ प्रिंसिपल्स। और डॉर्किन जब रोल ऑफ प्रिंसिपल्स के बारे में हमें बताते हैं, तो वो एक चीज़ को डिस्टिंग्विश करते हुए बताते हैं। डॉर्किन कहते हैं कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रूल्स वर्सेस प्रिंसिपल्स। डॉर्किन के अकॉर्डिंग रूल्स क्या है, ये सिर्फ डॉर्किन का व्यू पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। ये कोई एक यूनिवर्सल चीज़ नहीं है, सिर्फ डॉर्किन अपने विचारों से हमें बता रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं कि रूल्स और प्रिंसिपल्स में दोनों में ये दोनों टर्म्स अलग कैसे हैं। डॉर्किन कहते हैं रूल्स एक ऐसी चीज़ है जो कि स्पेसिफिक होते हैं एंड दे अप्लाई इन अ मैनर जो कि वर्क करता है ऑल या फिर नन प्रिंसिपल्स पर। यानी कि कोई जो एक रूल है, या तो वो किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर पूरी तरीके से ठीक होगा या पूरी तरीके से गलत होगा। तो ये एक ऑल और नन प्रिंसिपल पर, एक ऑल और नन फैशन पर वर्क करता है जो चीज़ वो रूल है। लेकिन वहीं पर प्रिंसिपल्स को समझाते हुए डॉर्किन हमें बताते हैं प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना, वो थोड़े से ब्रॉडर होते हैं। प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो थोड़े से ब्रॉडर होते हैं और वो हमें रीज़न देते हैं कि हम बेसिकली जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर एक्शन लें तो क्या एक्शन लें, जिसको हम मोल्ड भी कर सकते हैं। रूल जो है वो एक स्पेसिफिक है, ऑल और नन प्रिंसिपल पर अप्लाई होते हैं, या तो चीज़ें रूल के हिसाब से ठीक होंगी या रूल के हिसाब से गलत होगी, कि किसी ने रूल को फॉलो करा है, किसी ने रूल को तोड़ा है। प्रिंसिपल्स थोड़ी सी ऐसी चीज़ होती है जो कि मोल्ड हो सकती है, वो थोड़े से ब्रॉडर है। प्रिंसिपल्स हमें रीज़न बताते हैं कि एक पर्टिकुलर जब एक एक्शन लिया गया है किसी एक लॉ मेकिंग बॉडी के द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा, कुछ जो लोग काम कर रहे हैं सरकारी अधिकारी, ठीक है, तो उन्होंने किन प्रिंसिपल्स को, किन सिद्धांत को मद्देनजर रखते हुए वो एक एक्शन लिया है, और ये प्रिंसिपल सिचुएशन टू सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट एंड सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस बदल सकते हैं। तो डॉर्किन यहाँ पर इसी प्रिंसिपल के आइडिया को एक्सटेंड करते हुए कहते हैं, अगेन ये वाला पॉइंट जजेस और जुडिशरी के लिए ही है क्योंकि इनकी पूरी थ्योरी लॉ के इर्द गिर्द ही घूम रही है। तो ये कहते हैं कि जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेसिस पर जजेस और जो लीगल सिस्टम है वो देश का चलता है, ठीक है, ये लीगल प्रिंसिपल्स अप्लाई होने चाहिए जब जजेस इंटरप्रेट कर रहे हो देश के कॉम्प्लेक्स लॉज को। ऐसे लॉज जिसकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, वहाँ पर लीगल प्रिंसिपल्स जो हैं उनका सहारा हमें लेना चाहिए, रूल बुक का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रूल तो लॉ है और लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए अगेन आप एक रूल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, आपको प्रिंसिपल्स को सोचना पड़ेगा बदलते वक्त, ज़माने और हालातों के अनुसार, जिससे एक देश प्रभावित होता है। तो अगर हम ओवरऑल एक कंक्लूजन की बात करें कि डॉर्किन ने क्या इम्पैक्ट छोड़ा अपनी थ्योरी का ऑन लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, तो डॉर्किन ने एक तो लीगल फिलॉसफी को बहुत अच्छी तरीके से एक नई दिशा देने का काम करा जब उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ लॉ दी, ठीक है, जिसकी वजह से दुनिया भर में जो डेमोक्रेटिक देश हैं उनके अंदर जो
लीगल इंटरप्रिटेशन है उसका दायरा चेंज हुआ। उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है वो बदला। और ह्यूमन राइट्स जो है, क्योंकि इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं ना, तो ह्यूमन राइट्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरली वर्क के अंदर या फिर डिबेट्स के अंदर रिस्पेक्ट मिलने लगी। इनके आइडियाज़ जो हैं बेसिकली बहुत सारी कंट्रीज़ में यूज़ करे गए, स्पेशली अमेरिका के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे लीगल इश्यूज़ को टैकल करने के लिए, जहाँ पर बात होती है ऑफ वेरियस इंडिविजुअल राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्री स्पीच, या फिर प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल, या फिर रोल ऑफ जजेस और उनका रोल किस चीज़ में, इन इंटरप्रेटिंग द लॉ, लॉ को इंटरप्रेट करने के संदर्भ में। तो इन सब चीज़ों में इनका ये अहम योगदान है डॉर्किन का। तो डॉर्किन की पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर हमें एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से एक मिक्सचर देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने आपको इनिशियल बताया था। एक तो लिबरल प्रिंसिपल का, लिबरलिज्म का, और इगैलिटेरियनिज्म का, यानी कि इक्वालिटी का। ठीक है, जहाँ पर डॉर्किन यही कहते हैं कि एक देश का लीगल और पॉलिटिकल सिस्टम अगर आपको उसको जस्ट बनाना है, जस्टिस के बेसिस पर लेकर आना है, ऐसा डिज़ाइन करना है, तो वहाँ पर इंडिविजुअल के राइट्स की, उनकी डिग्निटी की, अलॉन्ग विद इक्वालिटी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो ये दोस्तों हमने इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट एंड डिटेल्ड तरीके से जाना कि डॉर्किन की पॉलिटिकल थ्योरी क्या है विद रिस्पेक्ट टू लॉ, विद रिस्पेक्ट टू लीगल इंटरप्रिटेशन, एंड ये इनकी एक नॉर्मेटिव अप्रोच क्यों मानी जाती है, क्यों इनकी अप्रोच को आइडियलिज्म कहा जाता है। बिकॉज ये चीज़ें देश विदेशों के अंदर देखने को मिले या ना मिले करेंटली, लेकिन डॉर्किन के अकॉर्डिंग, उनके विचारों के अकॉर्डिंग ऐसा जुडिशरी को वर्क करना चाहिए जहाँ पर जुडिशरी अगर लॉज को इंटरप्रेट करने का काम कर रही है तो वो अपनी अप्रोच के अंदर स्टबर्न ना हो जाए, ढीठ ना हो जाए। उनको मोल्ड करना पड़ेगा जजेस को अपनी इंटरप्रिटेशन को, और साथ में इंडिविजुअल के राइट्स को, इंडिविजुअल की इक्वालिटी को, डिग्निटी को, सेल्फ रिस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए मोरालिटी के बेसिस पर उनको अपनी जजमेंट्स देनी चाहिए, ताकि जो पर्सन जुडिशरी से न्याय मांगने आया है उसका नुकसान ना हो जाए, उसका विश्वास ना उठ जाए जुडिशरी सिस्टम से, लीगल सिस्टम से, जस्टिस से, इन सब चीज़ों से। दिव्या, क्लियर हुआ सब कुछ? कोई डाउट? ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।